ऐसा लगता है कि बातचीत सिर्फ एक दिखावा थी। इस समय पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच पहली सीधी बातचीत हो रही है। अमेरिका का कहना है कि वे शांति समझौता करने के लिए तैयार हैं और यहां तक कि ऐसी खबरें भी आई हैं कि अमेरिका ने विदेशों में जमे हुए कुछ ईरानी संपत्तियों को भी जारी कर दिया है, जो उन्होंने कई सालों से नहीं किया था। लेकिन इसके साथ ही ईरान के पास अमेरिकी सेना की तैनाती भी लगातार बढ़ रही है। पेंटागन ने बातचीत से ठीक पहले क्षेत्र में सैनिकों को भेजा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का कहना है कि चीन ईरान को नई वायु रक्षा प्रणालियों, खासकर पोर्टेबल विमान भेदी मिसाइल प्रणालियां भेजने की तैयारी कर रहा है और उसने तेहरान से डिलीवरी पूरी होने तक समय खींचने को कहा है। इसी दौरान पाकिस्तान ने भी सैनिक भेजे। पाकिस्तान ने आपसी रक्षा संधि के तहत अपने लड़ाकू विमान और सहायक सैन्य विमान सऊदी अरब भेजे। और आज इजरायली खुफिया एजेंसी ने नेसेट में रिपोर्ट दी कि ईरान का नया नेतृत्व अपने पूर्ववर्ती से भी ज्यादा कट्टरपंथी है, इसलिए इस क्षेत्र में लंबे समय तक असली शांति की संभावना बहुत कम है। इसी कारण अमेरिका ईरान की मौजूदा बातचीत को अक्सर युद्ध के अगले चरण से पहले विराम माना जा रहा है। मेरा नाम अलेक्सी पिची है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी डोनेशन लिंक या डिटेल्स के जरिए या फिर अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से ऐसा कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो ठीक इसी समय इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच सीधे बातचीत चल रही है। हालांकि खुद यह मुलाकात ऐतिहासिक है, क्योंकि 1979 के बाद से यह अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच सबसे उच्च स्तर की बातचीत है। लेकिन इसके सफल होने की संभावना फिर भी कम ही लगती है। दोनों पक्ष समझते हैं कि असफलता का जोखिम युद्ध के फिर से शुरू होने का है, लेकिन शांति को लेकर उनकी सोच अलग अलग है, ठीक वैसे ही जैसे उनकी आकलन भी। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देना जरूरी है। रॉबर्ट मेली, जो बाइडेन प्रशासन में पश्चिम एशिया मामलों के विशेषज्ञ हैं, ने आज अमेरिका और ईरान के जोखिमों पर शानदार बयान दिया। मैं उनका उदाहरण पेश करता हूं। मुख्य असमानता यह है कि ईरान के पास, ऐसा लगता है, अमेरिका की तुलना में समझौते के बजाय बेहतर विकल्प है। समझौते न होने पर ईरान पर हमले फिर शुरू होंगे, लेकिन उनकी प्रभावशीलता घटती जाएगी। जबकि जलडमरू मध्य की नाकाबंदी बनी रहेगी, जिससे ईरान को बढ़ती सीमांत लाभ मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बातचीत विफल हो जाती है तो ईरान को भारी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। इसी वजह से वे इसके लिए राजी हुए। इसका मतलब यह है कि चाहे वो उचित हो या नहीं, ईरान महसूस करता है कि वो बातचीत के विफल होने के परिणामों को अमेरिका की तुलना में ज्यादा समय तक और ज्यादा सफलतापूर्वक झेल सकता है। महत्वपूर्ण है कि वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेड डिवेंस कर रहे हैं। टीम में व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीवन विटकोव और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी हैं। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ कर रहे हैं। इसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची भी शामिल हैं। साथ ही वार्ता में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार भी मौजूद हैं। ईरानी मीडिया ने बताया कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने सीधे वार्ता के लिए सहमति दे दी है। इससे पहले अप्रत्यक्ष वार्ताएं आगे बढ़ी थीं। और इसके बाद जब ईरान को इजराइल से यह आश्वासन मिला कि वो बेरूत और दक्षिणी लेबनान पर अपने हमलों को रोकेगा, यह स्पष्ट नहीं था कि इजराइल ने कोई वादा किया था या नहीं, क्योंकि उसने कोई वार्ता नहीं की थी और किसी का ऋणी नहीं था। बाद में रॉयटर्स एजेंसी ने बताया कि अमेरिका ने कतर और अन्य विदेशी बैंकों में रखी ईरान की वित्तीय संपत्तियों पर लगी रोक हटाने पर सहमति जताई है। लेकिन एजेंसी ने ईरानी अधिकारियों का हवाला दिया था। बातचीत में शामिल लोगों के मुताबिक तेहरान की संपत्तियों को मुक्त किया जाना होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने से जुड़ी है और ईरान इसे अमेरिका की ओर से वार्ता प्रक्रिया और समझौते तक पहुंचने के प्रति गंभीरता के संकेत के रूप में देखता है। लेकिन बाद में अमेरिकी वार्ताकारों ने इस खबर का खंडन किया। हम अमेरिका और ईरान की वार्ता के नतीजों पर विस्तार से बात करेंगे एक अलग एपिसोड में, क्योंकि वहां वाकई चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एपिसोड्स मिस ना करें। इस एपिसोड में हम इन सभी वार्ताओं के एक थोड़े अलग पहलू पर चर्चा करेंगे। असल में खुद ट्रंप को भी इस बात पर ज्यादा यकीन नहीं है कि युद्ध विराम ज्यादा समय तक चलेगा।
उदाहरण के लिए आज अमेरिकी अधिकारियों ने माना कि ईरान के पास अभी भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिन्हें वो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकता है, जिन्हें वो भंडारण से निकाल सकता है। ये आकलन उस समय सामने आए हैं जब अमेरिका संघर्ष विराम को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जिससे हार्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह से खुल जाएगा और ईरान, अमेरिकी सेना और क्षेत्र के देशों को आगे के हमलों से सुरक्षा मिलेगी। ईरान फिर भी युद्ध जारी रखने की तैयारी कर रहा है। इसी कारण वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार अमेरिकी सेना ऐसे बल तैनात कर रही है जो पाकिस्तान में वार्ता विफल होने पर ईरान को नष्ट कर सकते हैं। यानी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की तैनाती कभी रुकी नहीं, बल्कि जैसे ही युद्ध विराम की घोषणा हुई, यह और तेज हो गई। अमेरिका इस विराम का उपयोग अपनी स्थिति मजबूत करने में कर रहा है। फिर से आज युद्ध विराम के दौरान ही अमेरिकी युद्धपोत अचानक हार्मुज जलडमरू मध्य से आगे पीछे गए। क्षेत्र में पहले ही अतिरिक्त लड़ाकू विमान भेजे जा चुके हैं और जल्द ही वहां 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के लगभग 2000 सैनिकों को तैनात करने की योजना है। यूएसएस जॉर्ज बुश विमान वाहक समूह अटलांटिक से क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। साथ ही यूएसएस बॉक्सर उभयचर हमलापोत और 11वीं एक्सपेडिशनरी मरीन यूनिट भी प्रशांत महासागर से क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। और इसी बीच ट्रंप ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैन्य जहाजों और सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी तब तक जारी रहेगी जब तक कि हुआ समझौता वास्तव में लागू नहीं होता। आगे ट्रंप का उद्धरण है, अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता, जो कि बेहद असंभव है, तो फिर गोलीबारी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और ताकतवर तरीके से शुरू होगी, जैसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा होगा। ईरान की मांगों को देखकर फिलहाल अमेरिका ऐसे समाधान के लिए तैयार नहीं लगता। इसी दौरान सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने आज बताया कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच पाकिस्तान की सैन्य टुकड़ी देश के पूर्व में स्थित किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर पहुंच गई है। पाकिस्तानी दल में लड़ाकू विमान और वायुसेना के सहायक विमान शामिल हैं ताकि राज्य की रक्षा क्षमता को मजबूत किया जा सके। कई लोग मजाक कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने युद्ध में देर से विमान भेजे जब युद्ध विराम घोषित हो चुका था। चलिए ऐसा ही मान लेते हैं। अगर क्षेत्र में सभी को यकीन है कि युद्ध खत्म होने वाला है, तो फिर इसकी चिंता करने की जरूरत ही क्या है? फिर अपने विमान सऊदी अरब भेजने की क्या जरूरत है? जब पता है कि युद्ध फिर शुरू हुआ तो इन्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा और पाकिस्तान युद्ध में शामिल होगा। अगर सभी को यकीन है कि यह युद्ध का अंत है, तो फिर विमानों को भेजने की जरूरत ही क्या है? और यहां मैं याद दिला दूं, सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने आपसी रक्षा का एक समझौता किया था, जिससे क्षेत्रीय तनाव के बीच उनकी साझेदारी और मजबूत हुई थी। तो अगर बातचीत या संभावित समझौते के बाद ईरान फिर से हमले शुरू करता है, तो पाकिस्तान को मजबूरन इस युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। इसीलिए इन वार्ताओं को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। यानी या तो समझौता हो जाएगा या फिर नहीं होगा, और तब पाकिस्तान वही नहीं रहेगा, बल्कि वो इस संघर्ष का हिस्सा बन जाएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है, सीएनएन के अमेरिकी खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन आने वाले कुछ हफ्तों में ईरान को नई वायु रक्षा प्रणालियां दे सकता है, खासकर कंधे पर ले जाए जाने वाली विमान भेदी मिसाइल प्रणालियां। ये बताया गया कि ऐसी प्रणालियां तेहरान के खिलाफ चली 5 हफ्तों की अमेरिका इजराइल कार्रवाई के दौरान अमेरिकी कम ऊंचाई वाले सैन्य विमानों के लिए गंभीर खतरा थीं। इसके साथ ही चीनी पक्ष ऐसी आपूर्ति को ईरान को केवल रक्षात्मक साधनों की उपलब्धता के रूप में पेश कर सकता है, जिनका उपयोग आक्रामक कार्रवाइयों में नहीं किया जाता। खैर, रूस को संभावित आपूर्ति के विपरीत, जो कि यूक्रेन के खिलाफ एक आक्रामक बिना उकसावे के युद्ध चला रहा है। खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान शायद अमेरिका के साथ युद्ध विराम का इस्तेमाल कुछ हथियार प्रणालियों का भंडार भरने के लिए कर रहा है, मुख्य विदेशी साझेदारों की मदद से। साथ ही इस बीच चीनी आपूर्ति को उनके असली स्रोत को छुपाने के लिए तीसरे देशों के माध्यम से भेजा जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि गार्डियन के अनुसार तेहरान को युद्ध विराम के लिए राजी करने वाला चीन ही था, जो ईरानी ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति में रुचि रखता है, और तेहरान को बातचीत के लिए राजी करते हुए चीन आसानी से इन प्रणालियों की आपूर्ति का वादा और गारंटी दे सकता था।
और ये है एक दिलचस्प घटना। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बताया था कि पिछले हफ्ते ईरान के ऊपर एक F-15 लड़ाकू विमान को थर्मल गाइडेड मिसाइल से मार गिराया गया था। तेहरान ने नई वायु रक्षा प्रणाली के इस्तेमाल की बात कही, लेकिन स्रोत का खुलासा नहीं किया। इसलिए मुमकिन है कि चीन ने पहले ही आपूर्ति शुरू कर दी हो, क्योंकि पहले ईरान के पास यह हथियार नहीं था। अंत में इजराइल की रक्षा सेना के अनुसार ईरान का नया नेतृत्व पूर्ववर्ती से ज्यादा कट्टरपंथी है, क्योंकि नए नेतृत्व का एक बड़ा हिस्सा ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के सैन्यकर्मी हैं, जिन्हें पिछले राजनीतिक नेतृत्व की तुलना में कहीं अधिक विचारधारा के लिहाज से रूढ़िवादी माना जाता है। इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि वे वास्तव में समझौतों का पालन करेंगे। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम का समर्थन करना चाहते हैं तो आप पहले से जानते हैं कि क्या करना है। आप दान देकर ऐसा कर सकते हैं। सभी लिंक और भुगतान विवरण डिस्क्रिप्शन या स्क्रीन पर दिए QR कोड में है। टेलीग्राम चैनल पीछी न्यूज भी सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां हम ताजा खबरें जैसे ही मिलती है तुरंत पोस्ट करते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।